आपके लिए, एक्सक्लूसिव राइट दे सकता हूं, और इस राइट को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पेटेंट। ठीक, आप बताओ आपको पेटेंट का थोड़ा बहुत मतलब समझ आया कि नहीं आया? आप बताओ हाँ आपको सर। मतलब समझ आया? जब मैं कोई मेथड, प्रोडक्ट या टेक्निक यूनिक टाइप की निकालता हूँ जो यूजफुल होना बहुत जरूरी है बेटा, तब मैं उस इन्वेंशन या फॉर्मूला का एक्सक्लूसिव राइट ले सकता हूं, और उस एक्सक्लूसिव राइट को पेटेंट कहा जाता है। अब इसमें दो बातें याद रखना कि जब आप किसी चीज का पेटेंट कराते हो तो आइदर आपका इन्वेंशन एकदम न्यू हो तो भी चलेगा, ठीक है, और यदि आपका इन्वेंशन जो है वो मॉडिफिकेशन का है, मॉडिफिकेशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, वो भी पेटेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले मोबाइल जब कीपैड के आते थे तो जिसने बनाया था उसने क्या किया, पेटेंट करवाया कीपैड के मोबाइल्स को। लेटर ऑन इन्हीं मोबाइल्स में मॉडिफिकेशन आया और ये मोबाइल टच स्क्रीन के हो गए, ठीक है। तो भाई पेटेंट जब हुआ तो कीपैड वाले का भी हुआ था, और जब इस पे मॉडिफिकेशन आया तो बहुत यूनिक मॉडिफिकेशन था टच स्क्रीन का, तो टच स्क्रीन का भी बराबर मॉडिफिकेशन हुआ और इसका भी पेटेंट हुआ। क्या आपको ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। आ गई। अभी इसमें और मॉडिफिकेशन आने वाला है, अगले 5-10 साल में हो जाएगा, लेजर स्क्रीन चलेगा आगे से। लेजर स्क्रीन में क्या है, आपको मोबाइल भी नहीं छूना पड़ेगा, एक इमेज आपके सामने चलती रहेगी, आप उसमें क्लिक करते रहो, सारा फंक्शन होता रहेगा। ऐसे कीबोर्ड्स आ गए हैं मार्केट में, आपको पता है? जैसे हम कौन यस से सर, अमेज़न में मिल रही है। अमेजन में मिलते भी है ना, तो लेजर स्क्रीन आ जाएंगी, तो उस पे आगे इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पेटेंट का बेसिक मतलब समझ आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। अब चलिए देखो, पेटेंट की यहाँ पे एक मीनिंग आपको मैं टिक कर देता हूँ, और इसे जो मेन क्वेश्चन, कल के क्वेश्चंस आप जैसे पढ़े हो वो पूरे एग्जाम के आए हुए हैं लास्ट अटेम्प्ट्स में, ठीक है, मॉड्यूल में सिर्फ उतना ही है। तो आपको आपको ट्रेडमार्क और कॉपीराइट अब एकदम अच्छे से बन जाना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है, देखो, पेटेंट ग्रांट प्रॉपर्टी राइट ऑन एन इन्वेंशन अलोइंग द पेटेंट होल्डर को ना पेटेंटी कहा जाता है, ध्यान रखना, टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग और यूजिंग द इन्वेंशन। ठीक है, ये पहले तो आप ये मीनिंग टिक कर दो। आप बताओ मीनिंग में कोई दिक्कत आपको? नो सर। क्लियर है? नीचे टिक करो। वन कुड गेट अ पेटेंट बाय फाइलिंग अ पेटेंट एप्लीकेशन विद पेटेंट ऑफिस इन इंडिया। जैसे कॉपीराइट ऑफिस होता है, सिमिलरली वैसे ही पेटेंट ऑफिस भी है। ठीक, पेटेंट इन जनरल पार्लेंस, पार्लेंस मतलब सेंस होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे, मीन्स अ मोनोपोली गिवन टू इन्वेंटर ऑन हिज इन्वेंशन टू कमर्शियल यूज एंड एक्सप्लॉइट दैट इन्वेंशन इन द मार्केट टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर। जब आप किसी चीज का पेटेंट करा देते हो तो उस पर आपकी मोनोपोली हो जाती है और आप उससे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। इन्वेंशन इंक्लूड एनी न्यू एंड यूजफुल आर्ट, प्रोसेस, मेथड और मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर, machine apparatus or article, substance produced by manufacturer and includes any new and useful improvement मतलब जो modification मैंने बोला, of any of them or an alleged invention। ये भी ना आपको शॉर्ट नोट में डेफिनेशन पूछेगी। इन्वेंशन का शॉर्ट नोट लिख दिए, तो इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कोई मेथड या मैनर ऑफ मैन्युफैक्चर, कोई मशीन या मशीन पे किया गया इंप्रूवमेंट। आप बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। आपको परफेक्टली समझ आ रहा है कि दिक्कत है इसमें, ये बताओ, क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो पेटेंट यहाँ तक समझ आया। अब इससे जो एग्जाम में मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है, कौन सी ऐसी कैटेगरी की चीजें हैं जो पेटेंट नहीं की जा सकती, मतलब आप चाहेंगे भी तो आपको उसका पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले जो आता है वो होता है फ्रिवलस इन्वेंशंस। फ्रिवलस मतलब होता है फेक, जिसको मान्यता नहीं है, जो फ्रॉड टाइप का होता है वो फ्रिवलस कहलाता है। फिर आप अगर ऐसे इन्वेंशंस के साथ अप्लाई करने की कोशिश करो तो बेसिकली माना जाता है कि आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक वैक्सीनेशन निकाला, एक वैक्सीन निकाली, एक फॉर्मूला निकाला, और मैं बोल रहा हूँ कि इससे 100% कोरोना क्योर हो जाएगा, ठीक है। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता लगा इट्स जस्ट अ कोल्ड फ्लू वैक्सीन, सर्दी खांसी ठीक करने वाली है, तो ये माना जाएगा आपका क्लेम फ्रिवलस है, फर्जी है। आप सर्दी खांसी की दवा को कोरोना की दवा बताकर बेचना चाह रहे हो तो हमको पेटेंट नहीं मिलेगा। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। हाँ सर।
अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? अच्छे से दूसरी चीज, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो ऑब्वियस है, ऑब्वियस मतलब आपके जैसे कोई भी उस प्रोडक्ट को बना सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि अच्छा आजकल क्या चल रहा है, देखो खासकर हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे बहुत ज्यादा चल रही है, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ही ज्यादा क्या होते हैं, ऑब्वियसली मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पेटेंट होते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, एक डिटॉक्स वैक्सीन निकाली, ठीक। अब जब इसका मैं पेटेंट कराने गया तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट है जिसको हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हल्दी। तो उन्हें बोल दिया जाएगा कि जब हर घर में इस चीज का इस्तेमाल होता है तो हम आपको कैसे पेटेंट दे सकते हैं इस चीज का। तो आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली कि अगर आपका प्रोडक्ट फेक है या आपका इन्वेंशन फेक है या ऑब्वियस है, मतलब हर घर में इस्तेमाल होता है, तो फिर आपको उस चीज का पेटेंट नहीं मिलता है। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। यस सर। तीसरी बात, आप जिस चीज का पेटेंट कराने जा रहे हो वो नेचुरल लॉज के अगेंस्ट है। नेचुरल लॉज के अगेंस्ट मतलब मैंने कुछ ऐसा बना दिया है जो इंसान के डीएनए को चेंज कर सकता है, तो क्या इस चीज का पेटेंट होने दिया जाएगा? नो सर। नहीं। इस बात है भाई, इंसान को ही खत्म कर दोगे तो किस बात के लिए आपको मिलेगा? कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। कॉन्ट्रेरी टू लॉ का मतलब ये होता है बेसिकली कानून के खिलाफ है। आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिससे देश में क्राइम बढ़ेगा, दुनिया में क्राइम बढ़ेगा, आपको उस चीज का पेटेंट कराने दिया जाएगा? नहीं। मोरालिटी के अगेंस्ट हो, मतलब आप बोलोगे तो सोसाइटी के लिए वो चीज सही नहीं है। जैसे मैं एक वायरस बनाता हूँ, इस वायरस से आधी दुनिया को खत्म किया जा सकता है, तो क्या उसका पेटेंट मिलेगा? नहीं। पब्लिक हेल्थ के लिए इंजूरियस, इससे जनता का नुकसान हो सकता है, पेटेंट मिलेगा? नहीं। किसी और का प्रिंसिपल है, मैंने डिस्कवर किया है, मैं बोल रहा हूँ कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है ना, उसको मैं अपना एक प्रिंसिपल बनाऊंगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और मैं इसका पेटेंट देना चाहता हूँ, मिल जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्यों? कोई प्रिंसिपल ही नहीं होगा ना। भाई ये प्रिंसिपल आइंस्टाइन ने बना दिया है, मैं उसमें एक ऐसा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ जो कोई काम का नहीं है, तो किस बात के लिए मिलेगा मेरे को? सही बात है। देन मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ला रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल थ्योरी ला रहा हूँ। इम्प्रैक्टिकल थ्योरी मतलब मैं बोलता हूँ मेरा इन्वेंशन ऐसा है जिससे मैं डेड पर्सन को जिंदा कर सकता हूँ, तो मिल जाएगा क्या मेरे पास पेटेंट? बताओ, आपको पॉइंट समझ आ रहे हैं कि नहीं, पहले तो ये बताओ आप मुझे। एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी मतलब इम्प्रैक्टिकल थ्योरी है कि मैं कुछ ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो लिटरली इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्या उसका पेटेंट मिल जाएगा मुझे? नहीं। नो सर। आपको इतने पॉइंट समझ आए कि नहीं आए, ये बताओ। यस सर। आ गए? देन आपने कोई चीज डिस्कवर करी पर वो समाज के लिए कॉमन है, जैसे मैंने जिंदगी में पहली बार बंदर देखा, मुझे अरे बाप रे बंदर, ऐसा बंदर तो मैंने ही देखा है, अब मैं पेटेंट करा देता हूँ कि ये बंदर को मैंने डिस्कवर किया था। बाद में पता लगा सब लोग उसको आते जाते देख चुके हैं, तो क्या मुझे पेटेंट मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी डिस्कवरी पहले हो चुकी है हो इसलिए। चुकी है ना। अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या होता है, अगर आपने कुछ चीजों को मिक्स कर दिया है, ठीक है, और मिक्स करके आप बोल रहे हो कि हमने कोई नई चीज बना दी है, तो उसका आपको पेटेंट नहीं मिल सकता क्योंकि वो कोई यूजफुल नहीं है। जैसे मैं बोला दो तीन रेसिपीज को मिलाता हूँ, मैं बोलता हूँ एक नई रेसिपी बन गई, चलो इसका पेटेंट करवा दो, तो क्या मुझे मिलेगा पेटेंट? अगर मैं बोलूँ कि करी है, करी में मैं पनीर मिलाता हूँ, ठीक है, और उस पर क्रीम डाल देता हूँ, मैं बोलता हूँ दुनिया में ऐसा किसी ने नहीं किया, तो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? गलत। मैं गलत बोल रहा हूँ? ऐसा तो बहुत सारे लोग करे। अच्छा, खाने का पेटेंट होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पेटेंट होता है। अगर आपने कोई अच्छी रेसिपी बनाई है, जैसे मास्टर शेफ में आपने बनाया है कुछ, तो आपकी अगर रेसिपी एकदम यूनिक है तो आप पेटेंट करवा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कुछ चीजों को आपने मिक्स किया है और एकदम यूनिक आपको लग रही है, तो जरूरी नहीं उसका पेटेंट हो। होना ये चाहिए बेसिकली कि वो चीज यूनिक हो और यूजफुल हो, यूजफुल होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, वैसे ही अगर आपने कुछ डिवाइसेस को रीअरेंज बस किया है, रीअसेंबल किया है, तो वो रीअसेंबल सिर्फ एक तरह का डुप्लीकेशन है। मैं मोबाइल को थोड़ा सा तोड़ा वोड़ा वापस से एक दूसरा स्ट्रक्चर दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने नया मोबाइल बना दिया, मोबाइल तो मोबाइल ही रहेगा, मुझे उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर एग्रीकल्चर का कोई मेथड है तो इसका वाइड यूज होता है, तो एक सिंगल पर्सन के नाम पे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के जो मेथड है उनका पेटेंट नहीं होता, याद रखना, क्योंकि इसका यूसेज जो होता है पूरी दुनिया में करना होता है। तो अगर मुझे एग्रीकल्चर की कोई टेक्निक पता लगी है तो मुझे ये टेक्निक सबको सिखानी पड़ेगी, इसका पेटेंट नहीं होता है।
ध्यान रखो। लास्ट, अगर इन्वेंशन एटॉमिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है तो एक इंसान के नाम पे पेटेंट नहीं हो सकता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतनी चीजें हैं जिनका पेटेंट नहीं होता। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको 8 मार्क का आता है, 8 मार्क्स में आपको पूछता है ये चीज, आपको ध्यान रखना है। आपको इनमें से कितने पॉइंट याद हो जाएंगे आप ये बताओ मेरे को। इनमें से कितने, पूरे याद नहीं करना है, कम से कम 7-8 याद रखना है। कितने याद कर दोगे? 6-7 हो जाएंगे याद। और इससे अगर हाँ। तुमको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है कि जमशेद सर है, जमशेद सर ने एक प्रोडक्ट की डिस्कवरी करी है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसे तो ऑब्वियस है, क्या सर को उसका पेटेंट मिलेगा कि नहीं, तो क्या आंसर होगा आपका उसमें, अगर 8 मार्क का पूछ दिया तो? सर नहीं मिलेगा। नहीं होगा। तो पहली बात तो देखो, कल आप लोगों ने जो पेपर बनाया मैंने सिर्फ उसका एक व्यू दिया है। आप जब भी पेपर लिखोगे और आपको अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप एक बात समझ लो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पहले प्रोविजन बताना है। जैसे एक रीतिका वाला क्वेश्चन था, है ना, आप कभी भी पहले प्रोविजन बताना, जो भी प्रोविजन है लॉ का आप ये बताओगे। उसके बाद जैसे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ऐसा, तो आपको नीचे ऐसे लिखना होता है एक लाइन छोड़ के, इन द प्रेजेंट केस। ठीक, जो भी आप कंक्लूजन देना चाहते हो इस तरह से दो। यदि आप आंसर की शुरुआत ऐसे करते हो कि यस या नो, तो इसको सही पैटर्न नहीं माना जाता। एक प्रॉपर लिखने का तरीका ऐसा है कि आप किसी भी चीज का पहले प्रोविजन लिखो, जैसे आप सबने लिखा सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, प्रोविजन लिखो और फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या करना होता है, इन द प्रेजेंट केस। प्रेजेंट केस कौन सा, ऊपर जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपना कंक्लूजन एक प्रॉपर वे में लिखना होता है। क्या आपको मेरी बात समझ आई जो मैंने बोला? यस या नो से अपना आंसर मत चालू करना, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है? ये बात ध्यान रखना आगे के लिए। ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें दिक्कत नहीं आई होगी इतने पॉइंट्स में। कोई ऐसा पॉइंट है क्या जो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये बोलो। कोई ऐसा पॉइंट है क्या मैं दोबारा रिपीट करूं? देख लो एक बार। सर वो एटॉमिक एनर्जी वाला एक बार। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी क्या होता है, आप बोल सकते हो एक तरह से आ, हर कंट्री के लिए थ्रेट है ये परमाणु हथियार। तो अगर किसी के परमाणु हथियार का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला अपने पास नहीं रख सकता, उस पर गवर्नमेंट टेक ओवर कर देती है। क्योंकि एक एटॉम बम भी आधी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? मूवी भी आई थी इंडिया में परमाणु के, इंडिया में जब परमाणु एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, अमेरिका कितनी बार वो कर रहा था, इंटरफियर कर रहा था, तो कितना मुश्किल से हमारे यहाँ ये जो मिशन है सक्सेसफुल हुआ। तो एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन मिलता है अगर कुछ, तो इसको भाई गवर्नमेंट टेक ओवर कर देती है, किसी इंसान के नाम पे पेटेंट नहीं होने देते। समझ में आई मेरी बात? हाँ हाँ सर। अच्छा, नीचे आपने पेटेंट कराया था, आपको टर्म कितने साल का मिल रहा है? 20 साल का मिल रहा है, जिसको 20-20 साल में क्या करवा सकते हो, रिन्यू करवा सकते हो। आप बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत? ये क्लियर? सर ट्रेडमार्क कितने साल के लिए मिलता है? मार्क 10 years। और 10 years. कॉपीराइट? रिन्यू Sir, lifetime plus 60 years. और पोस्थोमस अगर हो तो? 60 years। 60 years. ठीक है, मतलब समझ गए हो, आपको दिक्कत नहीं है अब इसमें। ठीक है, अच्छा, टेक्नोलॉजी को यूज करते समय किस बातों को ध्यान रखना है हमें? तो जब हम किसी टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, और खासकर अगर हमारा स्टार्टअप बिजनेस है, तो हमें चेक कर देना होता है कि हम किसी के पेटेंट राइट को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज अगर मेरा एक स्टार्टअप बिजनेस है और ये किसी के इन्वेंशन को यूज करना चाहता है, तो पहले पेटेंटी से क्या लेना होगा, लाइसेंस देना होगा। बिना पेटेंटी मतलब कौन? पेटेंट होल्डर, है ना? पेटेंट होल्डर मतलब पेटेंट का ओनर, उससे लाइसेंस लेकर ही हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक स्टार्टअप फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है। ये फार्मास्यूटिकल की स्पेलिंग है। अब मैं एक मेडिसिन बनाना चाहता हूं, पर इसका जो फॉर्मूला है मेडिसिन का, ऑलरेडी पतंजलि के नाम पे पेटेंट है। तो मुझे मेडिसिन बनाने से पहले किससे परमिशन लेनी होगी बताओ? पतंजलि से. अंजलि से। पतंजलि से परमिशन लेनी होगी। जैसे आपको मैं बता दूं, एक यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है मॉडर्ना। मॉडर्ना ने कल बोला है कि उनके पास वो वैक्सीन आ गई है जो 100% कोरोना को क्योर कर सकती है। कल ये इन्होंने लॉन्च कर दी है।
अब क्या होगा, मॉडर्ना ने अगर ये वैक्सीन निकाल दी है और अगर ये मॉडर्ना के नाम पे पेटेंट हो गई, तो फिर बाकी मेडिसिन कंपनीज क्या करेंगी, मॉडर्ना से ले लेंगी परमिशन या लाइसेंस, ठीक है, और उनसे लाइसेंस लेके उनका फॉर्मूला इस्तेमाल करके फिर क्या करेंगी, इस मेडिसिन या वैक्सीनेशन को बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये कल हो गया है, आपको मेरी बात समझ आई। अब इन्होंने पेटेंट के लिए अप्लाई भी कर दिया है। इंडिया में भी सीरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मोदी जी अभी परसों गए थे देखने, इन्होंने बोला 95% क्योर हम कर देंगे, ठीक है, तो ये भी पेटेंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब हुआ क्या, जब ये अप्लाई करने जा रहे थे ना पेटेंट के लिए, तो एक पर्सन बोला मैं तो वॉलंटियर बना था, जब मुझ पर ये वैक्सीन लगाई गई तो मुझे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक, साइड इफेक्ट आ गए मेरे को, तो इस कारण क्या, सीरम इंस्टीट्यूट का पेटेंट जो है अभी क्या है, होल्ड पे डाल दिया गया। पहले आप श्योर हो कराओ, किसी को नुकसान ना हो। तो सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने क्या किया पता है आपको? मेरी आवाज आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहे हैं ना। भाई ये बंदे ने बोल दिया मेरे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, नर्व्स की प्रॉब्लम हो गई, आपने ये वैक्सीन मेरे को लगाई थी करके, तो सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने इसके ऊपर 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस डाल दिया। केस डाल दिया कि आप झूठ बात बोल रहे हो, हमारी मेडिसिन से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कल हुआ है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ये बताओ आप। हाँ Yes, सर sir. हो गया। चलो, तो ये बेसिकली आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो समझ गए हो कि आपको क्या करना होगा, पेटेंट होल्डर या पेटेंटी से पूछना होगा। सिमिलरली जब इसके एनफोर्समेंट की बात की जाती है, ठीक है, तो बेसिकली एनफोर्समेंट का मतलब इन्फ्रिंजमेंट ही होता है कि अगर पेटेंट होल्डर से बिना पूछे उसके पेटेंटेड प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, सेल किया जाता है, उसे प्रॉफिट कमाया जाता है, तो जो पेटेंट होल्डर है वो पर्सन पे सिविल एक्शन ला सकता है। सिविल एक्शन का मतलब ये होता है कि सामने वाले से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है और सामने वाली पार्टी पर इंजंक्शन लगा सकता है कि वो उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना कर। आप बोलो ये बात समझ आई आपको? मैंने बोला, फिर बोल रहा हूँ, अगर मेरे नाम पे पेटेंट है और मेरे पेटेंट को मुझसे बिना पूछे कोई बना रहा है, अनऑथराइज वे में बना रहा है, या इंपोर्ट कर रहा है, यूज कर रहा है, सेल कर रहा है, तो मेरे पास सिर्फ सिविल एक्शन देने का अधिकार है। आप ट्रेडमार्क में पढ़े थे क्रिमिनल एक्शन भी दे सकते हैं। Criminal act. यहाँ पे सिविल एक्शन देने का मतलब ये है कि आप जेल नहीं भेज पाओगे सामने वाले को, ये कर पाओगे कि सामने वाले से आप कंपनसेशन दे सकोगे और दूसरी चीज सामने वाले पर इंजंक्शन लगवा सकोगे। आप बताओ कितना क्लियर है? Yes, sir. इतना हो गया. तो पूरा पेटेंट खत्म हो गया। पेटेंट में इतना पढ़ना है, समझ आ गया? पेटेंट, पेटेंट समझ आया आप लोग को? हाँ या ना? हाँ Yes, सर sir. आ गया। ये एब्सेंट कौन है यार? कोई तो एब्सेंट चल रहा है अभी। श्रुति समझ आ रहा है अच्छे से बेटा? यस सर। गुंजा समझ आ रहा है अच्छे से? आरजू समझ आ रहा है? अब ये हो गया ना खत्म। एक और हम लोग कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक बात बताओ, आपको ये पता है क्या, चाय कहाँ से ओरिजिनेट हुई असम। है? कहाँ से हुई है? असम नहीं, वहां पे तो उसको बोलते हैं ना, ईरान से। कहाँ से हुई है? ईरान। ईरान से ओरिजिनेट हुई है। अब सच क्या है पता है? चाय तो पूरी दुनिया में बनती थी, पर ईरान ने इसका क्रेडिट पहले दे दिया कि सोर्स ऑफ ओरिजिन हमारा है। अब देखोगे ना तो दुनिया के आधे से ज्यादा इन्वेंशंस में ना यूरोपियन कंट्रीज के ऑथर्स का, इन्वेंटर्स का नाम होता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अब दुनिया के जितने भी इन्वेंशन देख लो उनका ही नाम ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो क्रेडिट पहले दे देते थे, जो क्लेम किया उसका भाई, है कि नहीं? तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, कई हजारों साल पुराना है, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसी चीज का क्रेडिट लें कि सोर्स ऑफ ओरिजिन हमारे पास है। हमने ज्यादा से ज्यादा क्या बोला कि आयुर्वेद हमारा है। लेकिन आप देखोगे तो सर्जरी भी तो इंडिया से ही शुरू हुई थी ना होना। सुश्रुत ने करी थी सर्जरी सबसे पहली दुनिया की। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर।
तो क्या है हम क्रेडिट नहीं देते थे, तो लेटर ऑन क्या है हम क्योंकि क्रेडिट नहीं देते थे तो उससे हमारा मॉनेटरी लॉस होना चालू हो गया। हर देश अपने अपने नाम से एक एक चीज का क्रेडिट दे दिया कि हमारा सोर्स ऑफ ओरिजिन है, तो उस चीज से उनका बिजनेस ग्रो होना चालू हो गया। तो हमने भी क्या दिमाग लगाया, ज्यादा समय तक ये चीज नहीं चलेगी, और हमने भी लॉ निकाल दिया हमारे यहाँ जोग्राफिकल इंडिकेशन का लॉ, कि अगर हमारे यहाँ कोई चीज ओरिजिनेट हुई है या फेमस हुई है तो भाई अब हम उसका भी क्रेडिट देंगे और उसका एक्सक्लूसिव राइट या रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करा देंगे और दूसरों से पहले करा देंगे ताकि हम उसका फायदा पा सके। इसलिए हमने फिर क्या किया, जैसे मथुरा में जो पेड़ा मिलता है उसका जोग्राफिकल इंडिकेशन या रजिस्ट्रेशन दे दिया कि पेड़ा को ओरिजिन कहाँ से, मथुरा से है। आप फिर बाकी भी जानते ही हो, ऑरेंज का आप जानते हो कहाँ का हुआ, नागपुर। है? नागपुर से। ठीक है, एप्पल का कहाँ से होगा, बोलो पता है, एप्पल का कहाँ से, कश्मीर। ठीक है, लेदर कानपुर। तो हमने भी क्या किया, हमारे यहाँ जो चीज फेमस थी उसका ना इंडिकेशन लेना चालू कर दिया ताकि लोगों को पता रहे कि हमारा ओरिजिनेटेड है ये। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो रेट को डबल कर देते हैं। जैसे अगर ये एप्पल भारत में बिकेगा तो 100 रुपए किलो बिकेगा, और क्योंकि अगर इसको हम फॉरेन में बेचेंगे तो सेम एप्पल को हम 1000 रुपए किलो में बेचेंगे। हम बोलेंगे कि हमारी ये स्पेशलिटी है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है तो ज्यादा पैसा दो, तो इससे हमारी एक्सपोर्ट की अर्निंग बढ़ जाती है। अब आपको जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब समझ आ गया कि नहीं आया, ये बता दो आप। आ गया। जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब होता है बेसिकली कि प्लेस ऑफ ओरिजिन बताना। ये एक एक्सक्लूसिव राइट जिसे एक एरिया को रिजर्व कर दिया जाता है कि ये चीज यहाँ की स्पेशलिटी है, ये यहाँ का ओरिजिन है। ठीक, तो आप इस लाइन को टिक करो ताकि आपको ध्यान रहे। Until recently, geographical indication were not registrable in India, and in absence of statutory protection, Indian geographical indication has been misused by person outside India, विदेश, जैसे मैंने बोला विदेशियों के लोग क्रेडिट ले लेते थे, to indicate goods not originating from named locality in India. Patenting turmeric, neem and basmati are instances which drew a lot of attention toward this aspect of intellectual property. ठीक है, इसमें टी भी जोड़ दो, चाय का भी ईरान ने दे दिया, हमको नहीं मिला। It became necessary to have comprehensive legislation माने law, for registration and providing adequate protection to geographical indication, and accordingly Parliament passed a legislation, namely Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999। आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये बता दो। आपको लाइन समझ आई, एक एक लाइन आपको समझा रहा हूँ जो देखिए। जोग्राफिकल इंडिकेशन पहले इंडिया में रजिस्टर नहीं होते थे तो फॉरेनर इसका फायदा उठा लेते थे, जैसे नीम का, बासमती का, हल्दी का पेटेंट दूसरे ये जोग्राफिकल इंडिकेशन दूसरे देशों में चला गया। तो हमने सोचा हमारे पास एक लॉ होना चाहिए, इसलिए हमने जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लॉ बनाया, ताकि अगर इंडिया की कोई चीज स्पेशलिटी है तो इंडिया के नाम से रजिस्टर हो, कहीं और के नाम से रजिस्टर ना हो। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छे समझ आ रहा है कि आधा अधूरा आ रहा है, ये बताओ। हाँ सर। श्योर हो, कॉन्फिडेंटली? हाँ सर। अब इससे एक ही क्वेश्चन तुमको एग्जाम में बेटा आता है, वो आता है कि बताओ कि ये जो लॉ लाया गया है, कौन सा लॉ लाया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लॉ जो लाया गया है ना, गुड्स एक्ट 1999 जो लाया गया है, इसके फीचर्स क्या हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें से कम 5 फीचर याद करने, ज्यादा नहीं, पूरा मत करना, सिर्फ 5 फीचर याद रखने आपको। ठीक है, सबसे पहला, ये एक्ट जब बनाया गया है, ये लॉ जो बनाया गया है, इसमें हर चीज को डिफाइन कर दिया गया है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर कौन है, पैकेज कौन होता है, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कौन है, ऑथराइज्ड यूजर कौन है, हर चीज को डिफाइन किया गया है। आप बता दो, कोई दिक्कत? अच्छा, नेक्स्ट, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन के रजिस्टर है जो गवर्नमेंट के पास है, वो 2 पार्ट में है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए में बेसिकली जोग्राफिकल इंडिकेशन की लिस्ट है, और पार्ट बी में किसके नाम से जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, उस रीजन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसकी लिस्ट है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, रजिस्टर 2 पार्ट में है। पार्ट ए में बताया गया कि कौन कौन से एरिया जोग्राफिकल इंडिकेशंस में आ रहे हैं, मथुरा या फिर आगरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वहां पर किस अथॉरिटी के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है जोग्राफिकल इंडिकेशन का। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? ये पॉइंट डी पॉइंट,
कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को प्रोहिबिट कर दिया गया है। प्रोहिबिट कर दिया गया मतलब वो अलाउ नहीं है करवाना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि अंडमान के कुछ ट्राइब्स है जो कैनिबल्स है, कैनिबल्स है मतलब जो इंसान को भी खा जाते हैं, तो उसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देंगे क्या अपन? नहीं। नहीं देंगे ना। जैसे टी ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, पॉइंट्स देखो जो जो मैं टिक कर रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजंस बनाया गया है इस लॉ में कि सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर रूल बना सकती है कि कैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एप्लीकेशन दिया जाए, उसका कंटेंट दिया जाए और उसमें क्या क्या मैटर इंक्लूड किए जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली रूल बनाया इस एक्ट में कि किस तरह से एप्लीकेशन फाइल किए जा सकते हैं, कैसे आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे सकते हैं। देन अगेन ये भी रूल बनाया गया है कि कैसे कंपलसरी एडवर्टीजमेंट किया जाए कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो कोलकाता है और उड़ीसा है, इसके बीच क्या केस आपको मैंने बताया था, बताओ। वो रसगुल्ला वाला। तो भाई अब कोलकाता ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अप्लाई किया तो उड़ीसा ने क्लेम डाल दिया। तो आप याद रखना है कि जब भी आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने जाओगे तो ऑब्जेक्शन जरूरी है देना, ठीक है। ऑब्जेक्शन देना मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई दिक्कत फिर बोलूं क्या? नहीं क्लियर है आपको ये कि अगर मैं अपने एरिया का इंडिकेशन देने जा रहा हूं तो मुझे एक ऐड देना होगा जिसमें लोगों से मैं ऑब्जेक्शन लूंगा, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दे। क्लियर है ये चीज? यस सर। सर। अच्छे से कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट। पांचों पॉइंट क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। सर एक बार ई वाला पॉइंट एक और बार। अच्छा, जब ये एक्ट बना ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल फ्रेम कर सकती है कि किस तरह से एप्लीकेशन डाला जाएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, उसका कंटेंट क्या होगा और क्या क्या मैटर एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे जाएंगे। जैसे मैं बोलता हूँ सीजी के दुर्ग एरिया का मैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देना चाहता हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में आपको जमा करना है, एप्लीकेशन का कंटेंट क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है बात? यस सर। आपको 5 पॉइंट समझ आए कि नहीं आए ये बताओ। यस सर। अच्छा, उसके बाद आप आई पॉइंट पढ़ोगे। आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को असाइन नहीं कर सकते, आपके एरिया आपकी स्पेशलिटी है, आप ये किसी और को असाइन नहीं कर सकते। ये क्लियर है आपको? सर। अच्छे से, कोई डाउट नहीं है इसमें। देन इसमें ऑफेंस एंड पेनल्टी का ही प्रोविजन है कि अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है, इन्फ्रिंजमेंट मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ ऑरेंज नागपुर के, अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो ऑरेंज का प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वो अगर मैं भिलाई दिखता हूं तो एक तरह से क्या माना जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर। नहीं समझ आई आपको मेरी बात? भाई नागपुर जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ऑरेंजेस का। अब मैं इस ऑरेंजेस को अगर दूसरे देश में एक्सपोर्ट करूं और वहां ये बोलूं कि ऑरेंज का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भिलाई है, तो सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? गलत। गलत। तो ये इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा ना, तो इस पर ऑफेंस और पेनल्टी के रूल लग जाएंगे, बताया जाएगा कि क्या पनिशमेंट दी जाती है। क्लियर है? सर। इतने पॉइंट आपको बेटा पढ़ने हैं साइलेंट फीचर में, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देख दो ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, आई पॉइंट और एल पॉइंट। कर पाएंगे आप? यस सर। अब मेरी बात को सुनो, कल की क्लास में सुबह मैं आपको लेबर लॉ चालू करवा दूंगा। क्या स्टार्ट करवा दूंगा? लेबर लॉ। 10 मार्क का इसका भी वेटेज है एग्जाम में, ठीक है। कल दिन क्या है? वेडनेसडे। कल यस वेडनेसडे, सर। तो ये संडे तक आपका होगा लेबर लॉ, ठीक है। कल से लेबर लॉ हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं, है ना। ये आप पढ़ो, आज आपके लिए काफी है। अभी 10:30 बजे क्लास है सर की, है ना। लिंक भेज दिए क्या? नहीं भेजे? नहीं नहीं सर, नहीं। नहीं आया लिंक। मैं बोल दे रहा हूँ सर को लिंक भेज। 10:30 बजे आपकी क्लास।